वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिज़ाइन प्रोफेशनल तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ और SES कंसल्टिंग इंजीनियर्स एक फ़र्म है, उसमें मैं काम करता हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ। इसके अलावा मैं आई एम एशरे सर्टिफाइड HFDP हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डिज़ाइन प्रोफेशनल। और एशरे एक वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि HVAC रिलेटेड स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है और रिसर्च करती है HVAC सेक्टर में। अब उसको उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, उसका वो इनबिल्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इनबिल्ट एनवायरनमेंट में बहुत कुछ आ जाता है HVAC के अलावा भी। सो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। बाकी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, इंशाल्लाह 3-4 मिनट गुजर जाएंगे। टॉपिक से तो जैसे आप लोग वाकिफ़ हैं, VRF सिस्टम्स एंड एशरे स्टैंडर्ड 15। सो VRF जो है ये क्या है? VRF इज़ अ वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, इसका मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो जो है VRF, इसका एब्रीवेशन है। VRF HVAC systems are a direct expansion heat pump technology platform. So heat pump किसको हम कहते हैं? हीट पंप ऐसा इक्विपमेंट जो कि कूलिंग भी कर सकता है और हीटिंग भी कर सकता है, उसको हीट पंप हम कहते हैं। ठीक है जी। और आगे चलते हैं, इसमें भी इंडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट भी होता है, और दोनों रेफ्रिजरेंट पाइपिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। सिंगल स्टेज, सिंगल और मल्टीपल कंप्रेसर हो सकते हैं सिस्टम में। एक कंप्रेसर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कंप्रेसर्स भी हो सकते हैं, और एक आउटडोर यूनिट के साथ मल्टीपल इंडोर यूनिट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये इसकी एक इजाफी खसूसियत है। मल्टीपल इंडोर यूनिट्स कनेक्टेड टू अ कॉमन आउटडोर यूनिट। इसके अलावा स्केलेबिलिटी है, यानी इसको बढ़ाया जा सकता है स्टेप्स में, यानी ये इसकी लिमिट नहीं है कैपेसिटी की। एक सर्टेन अच्छी काफ़ी हायर कैपेसिटी तक भी हम इसको लगा सकते हैं। वेरिएबल कैपेसिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है, एंड साइमल्टेनियसली हीटिंग एंड कूलिंग। जो सेकंड पार्ट है हमारा इसका, जो टाइटल का है एशियन स्टैंडर्ड 15, दैट इज़ अ सेफ्टी स्टैंडर्ड है। मतलब अभी जो भी हम बात करेंगे हम सेफ्टी से रिलेटेड करेंगे रेफ्रिजरेंट और ख़ास तौर पे VRF सिस्टम के तनाजुर में। तो एशरे ने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया है जिसका नाम है सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, और इसका पर्पस कहते हैं कि जी स्पेसिफाइज सेफ डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें सिर्फ VRF ही नहीं आता, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड यानी जिसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रही है वो सिस्टम तकरीबन सारे ही आ जाते हैं। तकरीबन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन सारे ही सिस्टम जो है वो इसमें आ जाते हैं। उसमें चिलर सिस्टम भी आ जाते हैं, आपका पैकेज यूनिट्स भी आ जाते हैं, VRF भी आ जाता है। द स्टैंडर्ड स्टेब्लिशेस safeguards for life, limb, health, property and prescribes safety requirements। और ये अप्लाई किसको होता है? तमाम जो नए इंस्टॉल होने वाली सिस्टम्स हैं उनको उस पर इसकी एप्लीकेशन होगी। और इसकी एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसमें जो भी लॉज हैं, क्या जो मतलब आया ये वाला लॉ इन्फोर्स है या नहीं, या इसका कोई अल्टरनेट लॉ इन्फोर्स है। तो ये अगर आप, और ये तो एशरे ने तो वॉलंटरीली ये स्टैंडर्ड डेवलप किया है। अब आगे गवर्नमेंटल एजेंसीज का काम है कि वो इस स्टैंडर्ड को कितना अडॉप्ट करती हैं, पूरे का पूरा अडॉप्ट करती हैं, उसका कुछ पोर्शन अडॉप्ट करती हैं, या एशरे की जो पैरेलल बॉडीज़ हैं, कोई और रिसर्चिंग बॉडीज़ जो हैं जो उन्होंने स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं उसको करती हैं। सो आप जिस भी एरिया से हैं, जिस भी कंट्री में हैं, सऊदीया से हैं, US में काम कर रहे हैं, किसी और भी उसमें कंट्री में है, तो आपको देखना होगा कि वहाँ पर कौन सा कोड इन एक्शन है, कि वहाँ पर लोकल जो अथॉरिटी है, जैसे यहाँ ILDA है या और गवर्नमेंट के इदारे हैं, उन्होंने कौन सा कोड अडॉप्ट किया होगा। तो न्यू सिस्टम्स में ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। ये जो बता रहे हैं ये वो स्टैंडर्ड जो बता रहा है कि हमने इसको इसके मुताबिक इसको किया है। अब अगर कोई कोड ये करे या कोई अथॉरिटी ये करे कि वो कहे कि नहीं हम इस कोड को अप्लाई करते हैं कंडीशनल के सिर्फ न्यू सिस्टम्स के लिए, ठीक है ना, तो फिर वो न्यू सिस्टम्स के लिए ही होगा। सो इट डिपेंड्स कि उस बॉडी ने, उस अथॉरिटी ने उस कोड का कितना हिस्सा अडॉप्ट किया। रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशंस में है, इफ नॉट आइडेंटिकल इन फंक्शन एंड कैपेसिटी,
कन्वर्ट करें, अगर आप पहले कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ ऑलरेडी हो रही है उसकी जगह कोई नई रेफ्रिजरेंट आप उसमें इस्तेमाल करने लगे हैं, किस चीज़ पे अप्लाई नहीं होता ये स्टैंडर्ड, इट डजेंट अप्लाई टू रेजिडेंशियल सिस्टम्स, उसके लिए स्टैंडर्ड 15.2 है, और सिस्टम्स दैट यूज़ अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट उसके लिए स्टैंडर्ड दूसरा है। इसका एक ब्रदर स्टैंडर्ड है, आप कह सकते हैं कि बड़ा भाई है जिससे कुछ इंफॉर्मेशन लेता है, दैट इज एशरे स्टैंडर्ड 34। ये रेफ्रिजरेंट की क्लासिफिकेशंस का स्टैंडर्ड है, ये रेफ्रिजरेंट्स की क्लासिफिकेशंस का स्टैंडर्ड है, और इसका पर्पस है कि इस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर असाइनिंग रेफरेंस नंबर्स। जो भी रेफ्रिजरेंट है उसको बजाय इसके कि कोई केमिकल नेम वो दिया जाए, और उसका तो केमिकल नेम है, लेकिन उसका एक आम फहम इस्तेमाल के लिए कोई एक नाम जो है वो दिया जाए, रेफरेंस नंबर उसको कह रहे हैं। सेफ्टी क्लासिफिकेशन, कितना कि उसमें सेफ्टी क्लास है, ह्यूमंस के लिए टॉक्सिटी क्या है, उसकी फ्लेमेबिलिटी क्या है, एंड रेफ्रिजरेंट कंसेंट्रेशन लिमिट्स टू रेफ्रिजरेंट्स, एंड रेफ्रिजरेंट कंसेंट्रेशन लिमिट्स टू रेफ्रिजरेंट्स। बहरहाल ऐसा ही लिखा हुआ है, तो पढ़ने में ऐसा नहीं लग रहा कुछ दुरुस्त लिखा हो, यानी अंग्रेजी के तौर पे। खैर, तो ये रेफ्रिजरेंट के रिलेटेड जो है ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर है। अब उस रेफ्रिजरेंट को लेके सिस्टम में आपने अप्लाई करना है, कौन सा सिस्टम बनाना है, कितने टन तक उससे वो वाला सिस्टम बना सकते हैं, उसमें कितनी गैस की लिमिटेशन है, उस वो रेफ्रिजरेंट पाइपिंग किस तरह से आपने इंस्टॉल करनी है, उसमें कितनी गैस भरी जा सकती है एक सर्टेन लिमिट तक, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फिर स्टैंडर्ड 15 से। स्टैंडर्ड 34 में जो चीज़ें हैं, इसके वो दो ग्रुप्स इसको बनाते हैं, एक है इसका ग्रुप ए और एक है इसका ग्रुप बी। बाकी आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट आपके पास नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप में A1 है, A2L, A2, A3, और बी में B1, B2L, B2 और B3। ए जो है ए क्लास टॉक्सिटी, लोअर टॉक्सिटी है इसमें। ए क्लास जो है इसमें जितनी भी रेफ्रिजरेंट्स आएंगी वो लोअर टॉक्सिटी वाली है। जो बी क्लास में है वो है हायर टॉक्सिटी वाली। अब जब हम इसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसकी फ्लेमेबिलिटी क्लास भी इंक्रीज हो रही है। इसकी फ्लेमेबिलिटी यानी जो A1 है ये सबसे लीस्ट फ्लेमेबल है और लोअर टॉक्सिटी है इसकी सबसे ज़्यादा। जैसे A2L है, इसकी टॉक्सिटी तो लोअर है लेकिन इसकी फ्लेमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से ये मतलब ये जो एक इन्होंने डायग्राम दी है इसमें आप देखते हैं कि अगर ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे तो फ्लेमेबिलिटी इंक्रीज करेगी और राइट मूव करेंगे तो टॉक्सिटी। अब देखें A1 क्लास के अंदर हमारी कुछ रेफ्रिजरेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं नॉर्मली जो इस्तेमाल होती हैं, जिसमें R134A, R410 और एक और रेफ्रिजरेंट है। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेंट R407 है या R404 है वो भी इस A1 क्लास के अंदर ही फॉल करती है। A2L में कुछ रेफ्रिजरेंट्स हैं, इसमें R32 है, R454B है, और R1234YF और R1234ZE ब्रैकेट में कैपिटल ई। सो ये दो मेन रेफ्रिजरेंट्स जो हैं, ये जो कैटेगरीज हैं इनको हम कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इन दो कैटेगरीज को हम कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था रेफ्रिजरेंट्स के हवाले से। अब हम देखते हैं कि इसको जो ये सेफ्टी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पहले हमें असेस करना पड़ेगा प्रोजेक्ट वाइज। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रेफ्रिजरेंट है उसका सेफ्टी ग्रुप क्या है। जो अभी पहले हमने अभी देखा है कि ग्रुप A1 है, A2L है, A3 है, कौन सा है, या बी वाली साइड के ऊपर है। दूसरा स्टेप जो है वो हमारा होगा कि उसकी ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन, कि जिस जगह पर वो इक्विपमेंट लग रहा है वहाँ पर ऑक्यूपेंसी किस किस्म की है। और तीसरा ये है सिस्टम प्रोबेबिलिटी, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ये एक चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें मुख्तलिफ रेफ्रिजरेंट्स लिस्ट डाउन की हुई हैं उन्होंने, और आगे उसका उसका सेफ्टी ग्रुप है, और फिर मज़ीद उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। इसमें ये इंफॉर्मेशन जो है RCL ये हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो देखें आप इसमें R404 आपको मिल रही है रेफ्रिजरेंट कहीं पे?
आखिरी रो में आ रहा है ये लिखा हुआ नजर, कि नहीं आ रहा? लाइट ऑफ कर देना। लाइट कहाँ से ऑफ होगी? इधर से करें, ये इधर से होगी शायद। हाँ बुलाएं। अब देखिए अब आ रहा है। चले चले, सेकंड लास्ट को आ रहा है कि नहीं? अच्छा चले, यहाँ पर आपको 404 या 407 नजर आ रहा है। 407 रेफ्रिजरेंट, बहरहाल ये 407, हाँ जी, ये R407 ये है। और इसकी आप देखें RCL, रेफ्रिजरेंट कंसंट्रेशन लिमिट, RCL रेफ्रिजरेंट कंसंट्रेशन लिमिट जो है वो ये हम देख रहे हैं 26 है, और इसका यूनिट है पाउंड पर क्यूबिक फीट, 1000 क्यूबिक फीट। ये रेफ्रिजरेंट की क्लास हमें यहाँ से पता चल गई। ये फर्स्ट रो में आप जो देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में सेफ्टी ग्रुप, यहाँ से हमें रेफ्रिजरेंट का पता चल गया। सेकंड जो है, हमें ऑक्यूपेंसी डिटरमिन करनी है। इसमें ऑक्यूपेंसी की क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ हैं, एक इंस्टीट्यूशनल है। इसमें आखिर में एग्जाम्पल के तौर पे देखें इसको क्या लिखा है इन्होंने, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, प्रिजन्स। और इसमें ऐसा क्या मुख्तलिफ है, वो सेंटर वाले कॉलम में आप देखेंगे कि ऑक्यूपेंट्स कैन नॉट रेडिली लीव विदाउट द असिस्टेंस ऑफ अदर्स। सो खुद ब खुद जिस तरह हम आज़ादाना यहाँ से जा सकते हैं, ये लोग ऐसे जो कि आज़ादाना तौर पे मूव नहीं कर सकते किसी के असिस्टेंस के बगैर, उसको इस कैटेगरी में उन्होंने रखा है। और इसके अलावा नीचे कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, वो सारी कैटेगरी है। ठीक है जी। सो अगर हम इसमें देखें कि ऑफिस के लिए कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, इसमें ऑफिस किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? कमर्शियल में फॉल कर रहे हैं। ऑफिस एंड प्रोफेशनल बिल्डिंग्स, मार्केट्स एक्सक्लूडिंग लार्ज मर्सेंटाइल। जो तीसरा स्टेप था वो था कि सिस्टम प्रोबेबिलिटी आपने डिटरमिन करनी है। ये दो तरह की है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम है और एक लो प्रोबेबिलिटी सिस्टम है। हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम कौन सा है कि उसमें किस चीज की हाई प्रोबेबिलिटी है? ऑफ एंटरिंग एन ऑक्युपाइड स्पेस। क्या? लीक्ड रेफ्रिजरेंट। कि जो लीक्ड रेफ्रिजरेंट है वो ऑक्युपाइड स्पेस में जाने की बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो देखें ये जो स्प्लिट एसी है, क्या इसकी ये हाई प्रोबेबिलिटी में आएगा या नहीं? आएगा ना, कि ये तो बिल्कुल कमरे के अंदर ही है, तो ये तो फौरन ही सारा काम करेगा जो इसने करना है। लो प्रोबेबिलिटी वाले कौन से सिस्टम्स हैं? जिसमें लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज सच दैट लीक्ड रेफ्रिजरेंट हैज अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग अ ऑक्युपाइड स्पेस। तो ये कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं? पैकेज यूनिट्स कह रहे हैं, प्लांट रूम कह रहे हैं। तो उस प्लांट रूम में सिस्टम किस किस्म का होगा? चिलर हो जाएगा। अब देखिए चिलर अगर प्लांट रूम में है या मैकेनिकल रूम में है, तो उसमें कितने % चांसेस हैं कि वो ऑक्युपाइड स्पेस तक आए? उसकी जो रेफ्रिजरेंट लीक है, डिपेंड करता है उसकी कोई चांस नहीं होगा ना चिलर का। तो इनसाइड तो नहीं, अगर आउटसाइड है तो कोई चांस। हाँ आउटसाइड है फिर तो कोई बहुत कम चांस है कि वो हवा से घूम आके आ जाए, केस हो सकता है। लेकिन आउटडोर्स में तो कोई खास चांस नहीं है। लेकिन इंडोर्स में भी है, तो वो कनेक्ट क्या हो रहा है? जो आगे अल्टीमेटली ये जो चिल्ड वाटर है वो AHU से कनेक्ट होना है ना जाके। तो अगर चिलर में कोई रेफ्रिजरेंट लीक करती है तो वो AHU तक तो नहीं ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। तो ये लो प्रोबेबिलिटी सिस्टम है। लेकिन पैकेज यूनिट क्या है? देखें, पैकेज यूनिट में अगर रेफ्रिजरेंट लीक करती है, जो कॉइल है वो किसी वजह से पंक्चर हो जाता है, तो वो रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगी? वो अंदर ही आएगी। तो पैकेज यूनिट्स जो हैं वो भी हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स में ही आएंगे। ये कुछ इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 7, 8, 9 HT स्टैंडर्ड 15 में, जिसमें मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन है। आप अपने तौर पे स्टडी कर सकते हैं उसको। स्टैंडर्ड कहाँ से मिलेगा आपको? HT का स्टैंडर्ड 15 कहाँ से मिलेगा? बहुत आसान है। HT की वेबसाइट पे जाएं और उसमें फ्री पे पड़ा हुआ है। HT की वेबसाइट पे जाइए, टेक्निकल रिसोर्सेज, उसमें फ्री रिसोर्सेज, और फिर वहाँ पर प्रीव्यू HT स्टैंडर्ड्स, वहाँ से आप, उसके अलावा और कई स्टैंडर्ड्स मौजूद है। पहले कुछ टाइम था कि जब स्टैंडर्ड्स फ्रीली आप व्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो मोस्टली इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड्स हैं
वो हम फ्रीली प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू से मुराद ये है कि देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि कोई 2-4 पेज आप उसमें पढ़ सकते हैं, वो सारे स्टैंडर्ड है, यानी कंप्लीट स्टैंडर्ड उसमें मौजूद है। हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स की बात चल रही है। अब देखिए उसमें ह्यूमन कंफर्ट पे ये कहता है कि ग्रुप A2, A3, B1, B12, B2 एंड B3 रेफ्रिजरेंट्स shall not be used in high probability systems। तो इस इन A2, A3 और ये सारे जो भी कोड्स लिखे हैं इसमें कौन कौन सी रेफ्रिजरेंट्स आती हैं, ये शुरू में एक टेबल गुजर चुका है, उसके अंदर ये लिस्ट मौजूद है। सो वो वाली रेफ्रिजरेंट्स जो हैं वो ह्यूमन कंफर्ट एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती जहाँ पर ये स्टैंडर्ड इन्फोर्स्ड हो। कंडीशंस हैं वो उन्होंने सेक्शन 7.6 में दी हुई हैं कि उसमें सर्टन जो पॉइंट्स हैं उसको कंप्लाई करना ज़रूरी है, यानी इजाफी होगा उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना। और उसमें आप देख रहे थे कि R32 सिस्टम जो है वो आ रहा है इस कैटेगरी के अंदर, हाँ जी, A2L के अंदर। अब ये एक इक्वेशन है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, ऐसे देखने में तो शायद लग रही हो। टू कैलकुलेट EDVC, EDVC क्या है हमारे, इफेक्टिव डिस्पर्सल वॉल्यूम चार्ज, इफेक्टिव डिस्पर्सल वॉल्यूम चार्ज। The refrigerant concentration limit, RCL is refrigerant concentration limit, is multiplied by the effective dispersal। RCL को to calculate EDVC, the RCL is multiplied by the effective dispersal volume, dispersal volume के साथ into FOCC। ठीक है, RCL कहाँ से आया हमारे पास, RCL हमारे पास इस टेबल से आया। इस टेबल में हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये RCL देख रहे हैं आप। सो रेफ्रिजरेंट हमारे पास 410A है, तो इसका RCL कितना 26 होगा। RCL यहाँ से आ गया। VF जो है इफेक्टिव डिस्पर्सल वॉल्यूम, ये हमारे कमरे का वॉल्यूम है। एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉल सीलिंग से नीचे नीचे, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये लिमिट आ गई है और ये वॉल्यूम आ गया, और नीचे एक फैक्टर है। ये फैक्टर जो है हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए 0.5 है, और बाकी सब के लिए जो पीछे कैटेगरीज आप देख रहे थे उसके लिए 1 है। 0.5 फॉर इंस्टीट्यूशनल, यानी जहाँ पर ऑक्यूपेंट्स दूसरों की मदद के बगैर बाहर नहीं जा सकते, जैसे अगर कोई ऐसे जेल है, जेल में से तो नहीं वो बाहर जा सकते जब तक उनको निकाला ना जाए, तो ऐसे या हॉस्पिटल्स हैं उसमें 0.5, और उसके अलावा जितनी एरियाज हैं उसमें 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी EDVC, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिस्पर्सल वॉल्यूम चार्ज। बस यहाँ पर आप ये बात याद रखिए कि इसका जो भी रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट आपके सिस्टम के अंदर जितनी गैस है या रेफ्रिजरेंट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्या मैंने कहा, कोई रिपीट कर सकेंगे कि ये जो EDVC की जो वैल्यू जो भी इस फॉर्मूले में पुट करके आएगी, उसकी वो आपके सिस्टम में जितनी भी रेफ्रिजरेंट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका आंसर 3 kg है। हाँ जी, तो ये इसका जो भी जवाब आएगा वो 3 से ज़्यादा आना चाहिए, तो फिर आपका सिस्टम इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा होगा। ये A2L की बात हुई है, ये EDVC की बात नहीं, ये सबकी ही बात हो रही है, ये सबकी बात हो रही है। ठीक है, A2L के लिए ये है कि उसमें आपको इसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम A2L पे डिस्कस नहीं कर रहे, वो जस्ट आपकी कंसंट्रेशन एक उस तरफ में उसको मुतवज्जे करना था कि A2L की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स इन एडिशन टू A1 है। इस तरह से फिर जो रूम है, जो कोई मीटिंग रूम है या लोड फैक्टर अगर ज्यादा है तो वो भी फिर प्रॉब्लम में हाँ हो सकता है, उसको डिस्कस करते हैं, आगे आ रहा है यही बात। रिलीजेबल रेफ्रिजरेंट चार्ज, तो क्या जितनी भी गैस है, रेफ्रिजरेंट है, अगर कहीं लीक होगी सारे की सारी रेफ्रिजरेंट जो है वो स्पेस में आ जाएगी? आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अगर किसी तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसको आने से रोक दिया जाए, तो वो नहीं भी आ सकती। उसको कहते हैं रिलीजेबल रेफ्रिजरेंट चार्ज। ये है कि कितनी रिलीज हो रही है। इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि कितनी रिलीज होगी? सिंगल सर्किट है,
For single circuit system, the releasable refrigerant charge shall be the system refrigerant charge. जो सिंगल सर्किट है तो वो सारी की सारी गैस आपकी रिलीजेबल रेफ्रिजरेंट है, अनलेस रिलीज मिटिगेशन कंट्रोल्स, यानी अगर वो रिलीज होना शुरू होगी, सिस्टम से निकलना शुरू हो गया, तो कुछ कंट्रोल्स ऐसे एक्टिव हो गए हैं, कोई ऐसे सिस्टम के अंदर ही कोई ऐसी सेफ्टी है जो कि एक्टिवेट होगी, उसको पता चल गया है कि ये रेफ्रिजरेंट लीक होना शुरू हो गया, तो उसके अंदर कोई मैकेनिज्म ऐसा है जिसने उसको लीक होने से रोक दिया। मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्किट्स, या सिंगल सर्किट होगा या ज़्यादा सर्किट होंगे। सो ज़्यादा सर्किट्स में क्या होगा, फॉर सिस्टम्स इन मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्किट्स द रिलीजेबल रेफ्रिजरेंट चार्ज शैल बी द रेफ्रिजरेंट चार्जेस इन ईच इंडिपेंडेंट सर्किट। सो अगर दो सर्किट हैं तो एक सर्किट की आप ले लेंगे, दोनों की नहीं लेंगे, एक सर्किट की ले लेंगे, ठीक है, या अगर दोनों में से जो बड़ा सर्किट है उसकी ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, अनलेस कि अगर उसमें मिटिगेशन कंट्रोल्स लगे हुए हैं तो उसका प्रोसीजर स्लाइटली डिफरेंट है, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। इसको कैसे हम डिटरमिन करेंगे, द रिलीजेबल रेफ्रिजरेंट चार्ज शैल बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन अ रिलीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट दैट विल अकर प्रायर टू ऑपरेशन ऑफ द रिलीज मिटिगेशन कंट्रोल। लेकिन जैसे ही फर्ज करें अगर पंक्चर हो गया या कहीं से लीकेज हो गया तो फौरन ही तो वो कंट्रोल सिस्टम ने एक्टिवेट तो नहीं हो जाना, वो उसको सेंस करेगा, सेंस करने में उसको कुछ टाइम लगेगा, फिर वो एक्टिवेट करेगा, उस वक्त तक कुछ ना कुछ तो रेफ्रिजरेंट स्पेस में आ गई होगी ना, ठीक है। तो ये इस चीज़ को सेंस करने के लिए हम ये सब चीज़ देखेंगे कि कितनी रेफ्रिजरेंट जो है वो स्पेस में आ गई है मिटिगेशन कंट्रोल्स के लगने के बावजूद भी। अब मिटिगेशन कंट्रोल जो है उनकी अगर अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं, और एक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि इंडोर यूनिट जो है वो सारे के सारे जो है 5 टन के बराबर हों या उससे कम होने चाहिए, ये इसकी लिमिट है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है। उसके अलावा जो मिटिगेशन कंट्रोल है वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना चाहिए उसको, वो उसकी डिटेलिंग में यूएल स्टैंडर्ड है सेक्शन 9.13। हाई प्रो A12 रेफ्रिजरेंट जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये आप रेफरेंस के लिए जस्ट मैंने शेयर किया है कि गालिबन ये दोबारा आ गई स्लाइड, यूज ऑफ ग्रुप AL2 रेफ्रिजरेंट शैल बी इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 7.6। तो जिसमें R32 वाले सिस्टम्स हैं वो सेक्शन 7.6 को भी कंप्लाई करें, जो भी इसके अंदर है। अच्छा, अब हम इसको एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे पास VRF सिस्टम की, और इसमें हमारे पास रेफ्रिजरेंट है R410A, और ये सर्व करती है। सो हमें रेफ्रिजरेंट की सेफ्टी क्लास तो पता चल गई यहाँ से कि ये A1 है, A2 है, A2L है, या कौन सी है। सो हमें ये पता चल गया कि ये कौन सी क्लास है, 410A A1 है। ऑक्यूपेंसी क्लास देखिए, प्राइवेट ऑफिसेज एंड कॉन्फ्रेंस रूम्स, तो इसे हम FOCC, F ऑक्यूपाइड फैक्टर, ऑक्यूपेंसी फैक्टर यहाँ से निकालेंगे। हॉस्पिटल्स के लिए तो 0.5 था, इसके लिए क्या है, इसके लिए 1 है। और VRF सिस्टम की कैपेसिटी 12 टन, एयर सोर्स है आउटर यूनिट, एयर सोर्स आउटर यूनिट विद अ सिंगल रेफ्रिजरेशन सर्किट एंड अ सीलिंग कैसेट सर्विंग ईच जोन। सो इसके अंदर जितने भी एरियाज हैं उनको, उनमें कैसे टाइप यूनिट्स लगाया हुआ है। कैसे टाइप यूनिट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे टाइप यूनिट्स आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग में, इस तरह के यूनिट्स उन्होंने 12 टन का सिस्टम है, उसमें मल्टीपल इन्होंने कैसे टाइप सिस्टम इंडोर यूनिट्स लगाए हुए हैं जो कि हर कमरे को सर्व कर रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि उन तमाम कमरों में सबसे छोटा कमरा कौन सा है, उन तमाम कमरों में सबसे छोटा कमरा साइज के एतबार से कौन सा है। अब इस एग्जांपल में हम एक ऐसा कमरा कंसीडर कर रहे हैं जिसका एरिया 100 स्क्वायर फीट है, यानी 10 बाई 10 का हो सकता है कमरा, 100 स्क्वायर फुट है, प्राइवेट ऑफिस है, और उसमें फॉल सीलिंग हाइट जो है वो 10 फुट है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्पर्सल वॉल्यूम आ गया, हमारे पास इफेक्टिव डिस्पर्सल वॉल्यूम 1000 क्यूबिक फीट, ठीक है जी। इसमें फैक्टर हम 1 कंसीडर करेंगे। अब आगे चलते हैं।
टोटल चार्ज जो रेफ्रिजरेंट का है इसमें ये है 32। ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको मैन्युफैक्चरर से आपको मिल जाएगा, सिलेक्शन से आपको मिल जाएगा। सो 32 पाउंड आपने, आप पता है आपके सिस्टम में 32 पाउंड गैस है, रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट कौन सी है? 410A है। ऑक्यूपेंसी क्लास आपको पता है, उसमें फैक्टर जो लगना है 1 लगना है। और सबसे छोटा कमरा आपने डिटरमिन कर लिया है, उसका वॉल्यूम आपने निकाल लिया। रेफ्रिजरेंट कंसंट्रेशन लिमिट हम टेबल से मालूम कर चुके हैं 26, वो ये आप आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं। इसमें कोई रिलीज मिटिगेशन कंट्रोल्स नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें अगर रेफ्रिजरेंट लीक होगी तो अल्टीमेटली वो रेफ्रिजरेंट सारी की सारी लीक ही होगी, और वो जहां पर भी जाएगी हम कंसीडर कर रहे हैं सबसे छोटे कमरे। अब देखें टोटल कितनी रेफ्रिजरेंट है? 32 पाउंड, और लिमिट क्या है? 26 पाउंड की पर 1000 क्यूबिक फीट। तो हमारा कमरा 1000 क्यूबिक फीट ही बना है ना, 100 स्क्वायर फीट इंटू 10 फीट, तो 1000 क्यूबिक फीट बन गया। अब इसमें मैक्सिमम 26 पाउंड गैस जो है वो उसकी लिमिट आएगी, और सिस्टम कितने का है? 32 पाउंड का। तो ये 32 पाउंड तो ज्यादा है ना, फिर तो 26 कम है, तो उस लिमिट से बढ़ गया है। रेफ्रिजरेंट कंसंट्रेशन लिमिट जो एक फार्मूला हमने पीछे जिक्र किया है, जिसकी वैल्यू मैंने कहा था आपको ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए RCL 26 है, 26 मल्टीप्लाइड बाय VEFF 1000। ये यहाँ पर यूनिट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इन्होंने पाउंड पर क्यूबिक फीट लिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? 0.026 बन जाएगा, 0.026 बन जाएगा इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.026, 26। तो 26 ये जो रिजल्ट आया है ये हमारे रेफ्रिजरेंट चार्ज से कम है या ज़्यादा है? कम है, तो हमें तो ज़्यादा चाहिए था। तो ये इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो है वो मीट नहीं कर रहा। अब क्या किया जाए? अब सिस्टम में हमने कुछ अल्ट्रेशन करनी है अपने डिज़ाइन के अंदर। क्या कर सकते हैं हम? एडिंग रिलीज मिटिगेशन कंट्रोल्स। उस आपने जो भी कुछ किया हुआ है उसमें किसी चीज़ को भी ना छेड़ने से मिटिगेशन कंट्रोल्स उसमें ऐड कर दें, यानी ये ऑप्शन आप यूज़ कर लें। अब मिटिगेशन कंट्रोल जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या कुछ आपको कंसिडर करना पड़ सकता है? अल्टीमेटली तो आपने ये देखना है कि जब मिटिगेशन कंट्रोल्स एक्टिव हुए हैं, जब उसने उस पैसेज को रोका है, मिटिगेशन कंट्रोल्स क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि रेफ्रिजरेंट लीक हुई है, उन्होंने उस रेफ्रिजरेंट को डिटेक्ट किया है, और रेफ्रिजरेंट लाइंस के अंदर एक सेफ्टी वैल्व लगा हुआ है, एक सेफ्टी वैल्व लगा हुआ है, उसने उस सेफ्टी वैल्व को बंद कर देना है। सो ये काम होना है। अब इस काम को करने में जितनी रेफ्रिजरेंट लीक कर गई और जितनी रेफ्रिजरेंट उस सेफ्टी वैल्व से आगे आगे है, वो तो सारी जाएगी ना कमरे के अंदर, ये आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर रेफ्रिजरेंट डिटेक्ट होके सिस्टम एक्टिव हो जाना चाहिए, लीक डिटेक्शन, लीक रिलीज मिटिगेशन का विद इन 10 सेकेंड। एक चीज हाँ जी, ये जो सबसे छोटा वाला कमरा दिया है जी, 1000 इसको चेंज करने से भी यानी कि हाँ वो हम उसी पे आ रहे हैं। ये हमारी पहली ऑप्शन है। आगे ऑप्शन ये है कि हम मिटिगेशन कंट्रोल्स यूज़ कर लें। ये को हमने अलग से खुद नहीं लगा देने, ये मैन्युफैक्चरर ने ही टेस्टेड फैक्ट्री फिटेड ही आएंगे ये सारे, या उसकी तरफ से ये चीज़ें आएंगी, ना कि यहाँ पर लगाई जाएंगी। इक्विपमेंट लेंथ डाउनस्ट्रीम, जैसे मैंने बताया कि वो जो भी लेंथ है आपके सेफ्टी वेल्व के बाद वाली, वो सारी उसमें जितनी रेफ्रिजरेंट है या जितनी लेंथ है वो आप कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो इक्विपमेंट के अंदर रेफ्रिजरेंट है या इक्विपमेंट का जो वॉल्यूम है वो भी कैलकुलेट करेंगे। ये जाने की वापसी की भी करेंगे। ठीक है जी। सो इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास डेफिनेटली वो सारी की सारी रेफ्रिजरेंट तो नहीं लीक करेगी, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया और ये वॉल्यूम बना 9.84 पाउंड।
जो रिलीजेबल रेफ्रिजरेंट है 9.84। उधर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, ERDC जो भी वो एक वैल्यू थी वो 26 थी, तो वो अब हायर हो गई, ये लोअर हो गई है। तो सो ये सिस्टम कंप्लाई कर जाएगा विद मिटिगेशन कर काट जाते हैं तो फिर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एक चीज हाँ जी ये जो 26 नंबर हमारे पास आ रहा है, हाँ यानी कि जो मीट करना चाहिए उसको, जी इसका मतलब है कि 26 उसके अंदर पाउंड अगर गैस होगी जी, तो फिर दैट इज नॉट फिर मसला नहीं है, फिर मसला नहीं है, वो से फिर वो सेफ्टी इशू नहीं है, वो कंप्लाई कर रहा है उसको इन टर्म्स ऑफ फायर या इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, टॉक्सिटी एंड फ्लेमेबिलिटी दोनों। एक तरीका मिटिगेशन कंट्रोल, दूसरा तरीका ये है कि आप ये कोई परमानेंट ओपनिंग दे दें, उसमें कोई ओपनिंग दे दें। ओपनिंग क्या हो सकती है कि आप ओपनिंग देने का मकसद क्या होगा, ओपनिंग देने का मकसद ये होगा कि जो इस कमरे का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया है इसको इंक्रीज करना है ना, आपने इस वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे उसको, एक परमानेंट ओपनिंग दे सकते हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो कॉन्फ्रेंस रूम है इसके साथ एडजस्टेंट एरिया है, फर्ज करें इसमें ये सिनेरियो इसी में ही हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक परमानेंट ओपनिंग दे सकते हैं। परमानेंट ओपनिंग ये होगी कि फर्श से 12 इंच ऊपर होनी चाहिए वो ओपनिंग। एक इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि फिनिश फ्लोर लेवल से 12 इंचेस ऊपर होनी चाहिए, और उसका फार्मूला ये है कि कितने स्क्वायर फुट की होनी चाहिए फ्री एरिया उसमें। क्या करें कर रहे हैं हम कि जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक ओपनिंग करके दूसरे कमरे के साथ, तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि इस कमरे में जो रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होनी थी, अब वो ये कमरा भी साथ आ गया उसके, वो डिस्पर्स हो जाएगी, इस साथ वाले कमरे का वॉल्यूम भी अब इसमें एडअप हो गया है। अब ये आप दीवार के अंदर कर सकते हैं, ये आप डोर के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे डोर ग्रिल्स लगाई जाती हैं। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि उसको ज़मीन से ये फिनिश फ्लोर लेवल जो आपका है उससे 12 इंच ऊपर वो जो ओपनिंग है उसका बॉटम जो है वो एटलीस्ट 12 इंच ऊपर हो, और उसका जो फ्री एरिया है वो इस फार्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला ही है, इसमें कोई ऐसी, इसमें हमने लिमिट्स डाली हैं 32 पाउंड, जो टोटल हमारा रिलीजेबल चार्ज है वो है, ये हमारे रूम का जो हमने निकाला था पहले 26 वैल्यू आई थी, और बाकी वैल्यूज इसमें डाल के ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। सो ये दूसरा तरीका ये, इस केस में हम अब मिटिगेशन कंट्रोल्स ना भी यूज़ करें तो ये ओपनिंग दे दें फिर भी ये कंप्लाई हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, आपको याद है कि शुरू में मैंने जिक्र किया था कि इसमें सारे कैसेट टाइप यूनिट लगे हैं, कैसे टाइप यूनिट्स लगे हैं, उसकी रिटर्न तो इस सीलिंग से नीचे ही है जहाँ से भी वो इनटेक ओपनिंग है, और सप्लाई भी सीलिंग से नीचे ही है। सो इसके ऊपर जो फॉल सीलिंग वाला एरिया है वो हमने तो कंसीडर किया ही नहीं अपनी कैलकुलेशंस में वॉल्यूम निकालते हुए। अगर हम इस तरह करें कि इसको डक्टेड यूनिट कर लें, इस एरिया को, इस यूनिट को कैसे टाइप की बजाय डक्टेड यूनिट कर लें, तो क्या होगा, फॉल सीलिंग से ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो ऐड हो जाएगा, प्रोवाइडेड के रिटर्न एयर आपकी नॉन डक्टेड है, रिटर्न एयर हमारी नॉन डक्टेड है, तो जो एयर है वो ऊपर ट्रेवल कर रही है, ऊपर वाला वॉल्यूम भी जो है उसमें शामिल हो गया। लेकिन उससे आपकी जो एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं इंक्रीज करेगी, जो नहीं उससे नहीं इंक्रीज करती, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोड इधर आना है, फर्ज करें यहाँ से हीट ट्रैवल करके यहाँ आ रही है, उसने अल्टीमेटली यहाँ तो आना ही आना है। वैसे फ्री रिटर्न के लिए तो आपने पूरा ही वॉल्यूम मिल गया है ना, सीलिंग हाँ ऊपर फ्री नहीं रिटर्न के लिए अब क्या हुआ कि वो जो वॉल्यूम है वो अब बढ़ गया। इसको बढ़ने से क्या होगा, वो जो फॉर्मूले में जो वैल्यू आ रही थी ना वो बढ़ जाएगी, रेफरेंस चार्ज से उतना ही है तकरीबन, लेकिन वो जो हमने वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई किया था, पहले अगर 1000 से कर रहे थे, अब ज्यादा वॉल्यूम से करेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका इसका ये। अच्छा, अब जब आपने इससे ऊपर फॉल सीलिंग में गए तो अब थोड़ा सा यहाँ पर आपका नॉलेज काम करेगा। आप देखें कि क्या इसकी दीवारें जो हैं वो छत तक तो नहीं, क्या इस ये पोर्शन ऐड करके भी क्या वो लिमिट मीट होती है कि नहीं होती। तो अगर तो वो वाला वॉल्यूम ऐड करके हो जाती है फिर तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि
क्या ऊपर से सीलिंग वाइड ओपन है सारे का सारा? क्योंकि दीवारें ज़रूरी नहीं है कि नीचे आपको दीवार नज़र आ रही है, ये दीवार ऊपर छत तक भी जा रही है या नहीं, ठीक है ना। तो जिस एग्जाम्पल को हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स पे अमूमन ऐसा ही होता है कि बहुत कम दीवारें होती हैं जो कि छत तक जा रही हो, तो सीलिंग से ऊपर आपको सारा ही सीलिंग वाइड है। उसको जब हमने इंक्लूड किया इसके अंदर, तो हमारा जो क्यूबिक फीट में एरिया था वो बन गया 7300 क्यूबिक फीट। तो उसको जब हमने ईडीवीसी वैल्यू निकाली है वो 190 पाउंड निकली है, तो ये वैल्यू ग्रेटर है एज कम्पेयर टू हमारा टोटल सिस्टम रेफ्रिजरेशन चार्ज। तो ये सिस्टम कंप्लाई कर गया। सो मिटिगेशन कंट्रोल्स लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? पहला वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, और तीसरा ओपनिंग दे सकते हैं हम। और ओपनिंग का क्या हमने 12 इंचेस जो है वो फ्लोर से अब उसका ओपनिंग का बॉटम होना चाहिए, और फ्री एरिया। इसमें जो रेफ्रिजरेंट है उसकी डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता, सबकी डेंसिटी एक ही होती है कि 12 इंच तक वो राइज करेगा, तो फिर वो नहीं, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। ये स्टैंडर्ड बनाने वालों ने बना दिया है। इसमें हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि डेंसिटी नीचे बैठेगी, या उन्होंने ये कंसिडर किया कि नीचे कुछ ब्लॉक, ओपनिंग ब्लॉक भी हो सकती है, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि ओपनिंग का लोअर बॉटम जो है वो 12 इंच ऊपर होना चाहिए। वैसे भी क्योंकि मतलब सप्लाई एयर तो हाई लेवल से होती है ना, हाँ जी, उससे नीचे पुश करना है ना जी। इवन विदाउट रिलीज, सो अब रिलीज मिटिगेशन की भी ज़रूरत नहीं रही अगर हम ये वाली ऑप्शन पे जाते हैं। रिलीज मिटिगेशन कंट्रोल्स नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं, और ओपनिंग भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। एक और काम भी कर सकते हैं कि ये ओपनिंग ही बेसिकली हमने दी है इसमें। फर्स्ट करें ये 3 ऑफिसेज हैं, ये वो एक कमरा था जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, हमने इसको एक जंपर डक्ट के साथ एयर ट्रांसफर डक्ट के थ्रू इसको मिला दिया। तो दीवार में तो ओपनिंग करना ज़रा मुश्किल काम है, प्राइवेसी का मामला हो सकता है, तो हम ये एक डक्ट के थ्रू इसको मिला सकते हैं। इससे भी ये दोनों वॉल्यूम इकट्ठे हो गए, दोनों नहीं, अब ये देखें ये तीनों वॉल्यूम इकट्ठे हो गए। तो जहाँ कहीं इसको कंप्लाई करना हो ये तरीका भी किया जा सकता है। तो वो नॉर्मल डक्ट से ना मिला वैसे ही अगर ट्रांसफर ग्रिल दे रहे सीलिंग में जी, तो हाँ, डक्ट से ना मिलाएं, इधर भी ट्रांसफर गेल और इधर भी ट्रांसफर गेल, फिर भी हो सकता है। इसके अलावा आप अगर ये सब कुछ करने से नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे सिस्टम का रेफरेंस चार्ज आप कम कैसे कर सकते हैं। सिस्टम को कम एरिया को सर्व करवा लीजिए, उसके ज़्यादा यूनिट्स बना लीजिए, उसको बाइफर, हाँ जी, जोन ज़्यादा कर लीजिए, या उसका रूट कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे आपकी पाइपिंग जो है वो कम हो जाए, तो उससे आपका रेफ्रिजरेंट चार्ज भी कम हो जाएगा। सर इसमें इन्फिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन का रोल नहीं, इसमें वो नहीं वो कंसिडर करते, वो कहते हैं कि उसको आप बिल्कुल साइड पे रखें, हाँ इसको करें। लेकिन जो A2L वाली रेफ्रिजरेंट्स हैं उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी अंडर स्टडी नहीं है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं कि उसमें सर्टन रिक्वायरमेंट्स एडिशनल हैं कि ये सब कुछ मीट करने के बावजूद भी कुछ हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी पड़ सकती है उसमें। तो वो कंडीशन उसकी अलग से हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। आपके कुछ क्वेश्चंस अगर मज़ीद हैं तो उसको हम आंसर कर सकते हैं। 7.6 में मेजर मेजर क्या है वो मेनली ये है कि आप उसको वेंटिलेट करें, मैकेनिकल वेंटिलेशन में कंटिन्यूसली वेंटिलेट करें एक सर्टेन लिमिट से। जब वो गालिबन उसको मीट नहीं करता है तो फिर उसको वेंटिलेट करें, फिर उसमें कितने CFM वेंटिलेट करने हैं वो फिर उसका क्राइटेरिया कि कितना डिफरेंस आपका आ रहा है, फिर उतना बड़ा पंखा आपको लगाना पड़ेगा, कंटिन्यूसली वो चलेगा। फिर या कंसंट्रेशन भी कम हो सकती है उसकी जो कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट है, जैसे वो RCL देख लेते हैं, में भी उसकी कम आ रही है। वो आपने टोटल देखना है ना उसका कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, उस रिजल्ट को देखते हुए जो भी वैल्यू आती है वो उसको देखना पड़ेगा। R32 इसकी कम है उसकी निस्बत, इनकी सबसे ज्यादा लेकिन उसके और चीज़ें साथ मौजूद हैं, उसकी क्राइटेरिया उसमें अलग क्लॉजेज ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन करना चाहें? जी बताइए। जो लास्ट में हमने स्लाइड देखी जी, सर, इसमें हमने वो जो रिलीज रेफ्रिजरेंट की कंसंट्रेशन को कम करने
करने के लिए दो ऑफिस को टॉपिक के लिए ज्वाइन कर दिया, हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर हम काम ही सिर्फ ऑफिस 1 में कर रहे हैं तो उसका लोड भी इस एक यूनिट पे है। आपका वो पोर्शन जो बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि यहाँ से ही एयर यहाँ पर ट्रेवल करे। इन केस ऑफ फैन अगर किया जाए हाँ, नेचुरली को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही समझ लें कि यहाँ पर अगर मैं 1 फुट का ओपनिंग कर दूँ तो कितना फर्क पड़ जाएगा। वहाँ पर अगर साथ में किचन है तो फिर तो बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर वो भी ऑफिस है और वो सारा दिन एयर कंडीशन ही रहा है तो फिर जो एयर ट्रांसफर करेगी, क्योंकि वो जो ऑफिस ऑफ है आपका, तो वो एक न्यूट्रल प्रेशर हुआ हुआ या पॉजिटिव प्रेशर है, सो वो इसकी एयर वहां ट्रांसफर कर सकती है, उसकी यहाँ ट्रांसफर। हाँ, ये एरिया ठीक आपका पॉइंट है कि ये एरिया स्टैग्नेंट है, मतलब हम इसको स्टैग्नेंट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर तो एयर मूव कर रही है तो वो एयर तो इसको पुश करेगी उस तरफ, ठीक है। वो उसको पुश कर। हाँ, लेकिन ये बहुत माइन्यूट होगा, अगर होगा भी तो बहुत माइन्यूट होगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एरिया हाई टेम्परेचर है, वो किचन वगैरह है, कुछ ऐसा है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। फिर हम ये काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। इसमें सर एक इशू और भी हो सकता है, नॉइज का। जी वो हो सकती है इसमें। ये तो इन्होंने बड़ा सिंपल सा लगाया ना ऐसे करके। आपको अगर कोई ऐसा मसला है तो फिर ऑप्शंस आपके पास और भी हैं, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। हाँ, और ट्रांसफर ग्रिल लगा दें, या अगर डक भी करनी है तो उसको जिगजैग लगा दें, ये 2 एल्बोज उसमें डाल दें, तो आपकी नॉइज जो है वो काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगी। इसमें नहीं, वो मिटिगेशन के लिए रेफ्रिजरेंट लाइंस में होंगे। मिटिगेशन के लिए नहीं, कौन लगाएगा सेंसर? हम खुद लगाएंगे। नहीं, हमने नहीं लगाना है। वो जो भी करना है वो फैक्ट्री टेस्टेड हर चीज़ वो होनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं। हम खुद से नहीं ये काम करेंगे। लीक डिटेक्शन वगैरह कर तो सकते हैं, लेकिन फिर वो ये स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करते। किसको? अगर आप जैसे ये लोड की बात कर रहे हैं, कूलिंग लोड बढ़ जाएगा। नहीं, कूलिंग लोड नहीं पड़ेगा ना, वो तो स्टूडेंट है, उनको बताया कि ये कंसर्न उनका ठीक है, लेकिन जवाब उसका ये है कि कोई इतना कंसिडरेबल लोड इंक्रीज नहीं है, नेग्लिजिबल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।